हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे दोस्तों। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। और इसमें हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं और उम्मीद करता हूँ ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आएंगे दोस्तों। और आपको पता है 10 क्वेश्चन हम सिर्फ नाम का 10 क्वेश्चन है, फिर हम इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और पूरा अच्छी तरह से दोस्तों पूरे इसको कवर करते हैं दोस्तों, अच्छी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं दोस्तों। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये टेस्ट अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगता है दोस्तों तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पानी में वायु का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है। देखिए दोस्तों, अगर पानी में क्या है वायु का बुलबुला है, ठीक है, वायु का क्या है बुलबुला है, तो यह बुलबुला किस तरह से व्यवहार करेगा। समझिए पानी है दोस्तों और पानी में क्या है वायु का बुलबुला है, और आपसे पूछेगा कि ये बुलबुला किस तरह से व्यवहार करता है। तो देखिए ये जो बुलबुला है ना, ये जो बुलबुला है दोस्तों, यह आपको बता दें कि अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। देखिए अवतल लेंस का काम क्या है, तो ये आपका होता है अवतल लेंस, पर इसको हम समझा देते हैं कि अवतल लेंस ये आपका क्या होता है, अवतल लेंस होता है, ठीक है। तो वह लेंस जो किनारे पे क्या होता है मोटा होता है तथा बीच में क्या होता है पतला होता है, उसे क्या बोलते हैं अवतल लेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका क्या है उत्तल लेंस है, ये वाला लेंस क्या है दोस्तों उत्तल लेंस है। यहाँ पर किनारे पे पतला होता है और बीच में क्या होता है मोटा होता है, तो इससे क्या बोलते हैं उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है यह हमेशा क्या होता है वास्तविक होता है और उल्टा होता है, ठीक है। वास्तविक और सॉरी जो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है क्या है, हमेशा क्या होता है वास्तविक और उल्टा होता है। और एक कंडीशन ऐसा होता है, एक कंडीशन ऐसा होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी और सीधा बनता है। तो देखिए उत्तल लेंस द्वारा क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ऐसे पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु कहाँ रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब बने आभासी बने। तो आपको रखना होगा प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र और प्रकाशिक केंद्र और आपके फोकस के बीच में, किसके बीच में, फोकस के बीच में। अगर आप प्रकाश वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। देखिए जब भी आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब सीधा भी बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बातें। और उसके बाद बात करें कि जो अवतल लेंस होता है, तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है आभासी बनता है, क्या बनता है हमेशा आभासी। और जब भी आभासी बनेगा तो क्या बनेगा सीधा, और हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है वस्तु से छोटा ही बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पार्स जो गाड़ी होता है दोस्तों, गाड़ी में जो ड्राइवर के पार्ट्स वाले शीशे होते हैं उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, तो इसको याद रखेंगे उसमें लगा होता है आपका उत्तल लेंस, ठीक है। क्या होता है उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। उसके बाद अवतल लेंस की बात करें तो जो अवतल लेंस कहाँ लगा होता है, तो जो चिकित्सा क्षेत्र में अगर बात करें आँख कान चिकित्सा चिकित्सा क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में आँख कान नाक जैसे मतलब उसमें छोटे वस्तुओं को देखने के लिए, जैसे मान लीजिए आँख कान नाक की जांच करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक, सॉरी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना होगा, याद करना होगा, ठीक है। सॉरी अवतल दर्पण का लेंस नहीं, अवतल लेंस का दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पानी में जो वायु का बुलबुला होता है वो किस तरह से व्यवहार करता है, तो पानी में जो वायु का बुलबुला होता है यह एक अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। देखिए अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवतल लेंस को बोलते हैं हम लोग अपसारी। यह प्रकाश किरणों को क्या करता है फैला देता है, ठीक है। और उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी, यह प्रकाश किरणों को क्या करता है एकत्रित करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने होंगे। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर उत्तल अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। अगर बात करें अवतल लेंस, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो हजामत के रूप जो सैलून होते हैं, सैलून में कौन से लेंस होते हैं अवतल दर्पण होते हैं, ठीक है। सैलून में कौन से दर्पण होते हैं अवतल दर्पण, इसको याद रखिएगा। सैलून में आपके होते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात हमने कर लिया कि जो मोटर कार वगैरह होते हैं दोस्तों उसके शीशे ड्राइवर के पास जो शीशे होते हैं उसमें क्या होते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं,
तो यह निकट दृष्टि दोष में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और इसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखें आप, तो कहा जा रहा है कि तापमान बढ़ने के साथ प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, तापमान बढ़ने के अगर बढ़ता है तो सीधी सी बात है, इस पर प्रकाश की चाल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यानी प्रकाश की चाल ना तो बढ़ेगी और ना ही क्या होगी, घटेगी। यानी ये प्रकाश की चाल जो होगी वो अपरिवर्तित होगी। क्या होगी, अपरिवर्तित होगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए प्रकाश की चाल की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका जो चाल होता है निर्वात तथा वायु में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये प्रकाश की चाल होती है। अगर बात करें प्रकाश की चाल, ये तो निर्वात में हो गई। प्रकाश जो है दोस्तों यह अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों प्रकाश। और कैसे पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, तो जब प्रकाश के ध्रुवण द्वारा, देखिए क्वेश्चन पूछता है वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पता चलता है कि प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो क्या हो जाएगा, वह प्रक्रिया है ध्रुवण। कौन प्रक्रिया है, ध्रुवण है। इससे पता चलता है कि प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो प्रकाश जो होता है ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है दोस्तों, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटान। क्या बोलते हैं, फोटान बोलते हैं। जो प्रकाश होता है ऊर्जा के पैकेट या बंडल के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश के आधार पे दोस्तों वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है दीप्त वस्तुएं और एक होता है अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं आप किसे कहेंगे, तो जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तुएं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है चंद्रमा जो है दीप्त है या अदीप्त है। तो याद रखिएगा चंद्रमा क्या है, एक अदीप्त वस्तु है, क्योंकि इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और ये सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, चमकता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, और प्रकाश हमने बता दिया प्रकाश कैसी तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। हाँ, अगर सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आती है वह कैसे आती है दोस्तों, तो वह विकिरण द्वारा आती है। क्या आती है, विकिरण द्वारा आती है। सूर्य से प्रकाश जो है दोस्तों विकिरण द्वारा आती है। तो ये चीज़ें आपको कन्फर्म होनी चाहिए। ठीक है, प्रकाश का चाल जो होता है अपरिवर्तित होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो सिंपल सी बात है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पर इसको समझते हैं। क्या होता है दोस्तों, जब कोई प्रकाश जो होती है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। माध्यम का मतलब क्या है, अगर हवा से जा रही है कांच में या कांच से जा रही है हवा में, तो ये अपने मार्ग से क्या होती है, मतलब भटक जाती है इस तरह से। क्या है, यानी अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित। जैसे मान लीजिए ये कोई अन्य माध्यम है और एक कोई अन्य माध्यम है। ये वाला जो माध्यम है एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखिए, तो प्रकाश का अपवर्तन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसको समझिएगा। प्रकाश का अपवर्तन, जैसे ये देखिए एक माध्यम है दोस्तों। अगर इस माध्यम की अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए जल है, ये कौन सा माध्यम है, जल। और ये ऊपर वाला जो माध्यम है दोस्तों वो क्या है, वायु है। ये आपका हो गया जल और ये क्या हो गया आपका, वायु। तो ये दो माध्यम है। तो अगर प्रकाश किरण इस माध्यम से इस माध्यम में आ रही है तो होगा क्या, इस माध्यम से इस माध्यम में आने में, अब तो देखिए ये चूँकि समान माध्यम था तो एक ही माध्यम में जो प्रकाश का स्पीड होता है वो समान होता है। लेकिन जैसे ही ये अलग माध्यम में आएगी तो इसका अभिलंब होता है, जहाँ ये टकराएगी उस पर हम लंब खींच देंगे तो यह इसके तरफ क्या होगा, झुक जाएगी। यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी इसको रियल में जाना चाहिए था कुछ इस तरह से जाना चाहिए था इधर, ठीक है, लेकिन ऐसे ना जा करके क्या होगी, ये इधर झुक जाती है और इसी को घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश पूछता है कि प्रकाश के जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं। तो देखिए क्या क्या बदलती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसका वेग बदल जाता है और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। यानी वेग और तरंग दैर्ध्य ये दो चीज़ें बदल जाती हैं जब कोई प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ तक जाता है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वेग और तरंग दैर्ध्य दोनों क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। आप समझ गए प्रकाश के परावर्तन। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये तो सिंपल है कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है दोस्तों, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पारीदार तल से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, पुनः उसी माध्यम में क्या होता है दोस्तों, वापस लौट जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो जो वस्तु हमको अपने क्या बोलते हैं दोस्तों, जैसे हम शीशे में अपना क्या करते हैं, चेहरा देखते हैं, तो वह प्रकाश के परावर्तन के घटना पर ही होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन, तो याद रखिएगा इसको भी। प्रकाश का विवर्तन भी होता है दोस्तों। जैसे जब कोई प्रकाश किसी तीक्ष्ण धार वस्तु से टकराती है तो वह किनारे पर हल्की क्या होती है, मुड़ जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली। हम क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये होता है दोस्तों प्रकाश के विक्षेपण के कारण, है ना, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अब कहेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो इसको समझते हैं। क्या होता है दोस्तों कि जब कोई प्रकाश जो है ना वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायुमंडल में क्या, जैसे मान लीजिए वायुमंडल में दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, सूर्य है। एक सेकेंड दोस्तों, जैसे ये आपका दोस्तों क्या है, सूर्य है। अब इस सूर्य से जो प्रकाश किरण दोस्तों आएगी, ठीक है, सूर्य से प्रकाश किरण आएगी तो सबसे पहले इसको वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ेगा, वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका है पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी। तो देखिए वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में बहुत सारे क्या है, धूल के कण हैं, क्या है, बहुत सारे धूल के कण हैं, बहुत सारे क्या है, गैस के कण हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण आती है दोस्तों, देखिए प्रकाश जो है तरंग के रूप में आती है, किस रूप में आती है, तरंग के रूप में। तो ये प्रकाश किरण जब आती है तो होता क्या है, प्रकाश किरण जब आती है दोस्तों तो इन धूल के कणों से क्या होती है, टकराती है, क्या होती है, टकराती है। और टकराने के बाद ये जो धूल के कण हैं दोस्तों, यह क्या होते हैं कि उस वायुमंडल में ही क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक है, वायुमंडल में कुछ कीड़े आ जाते हैं दोस्तों, और कुछ कीड़े क्या होते हैं, वायुमंडल में क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। और चूँकि हमारा जो आँख है दोस्तों, ठीक है, यह नीले रंग को देखने के लिए अधिक क्या होता है दोस्तों, सुग्राही होता है। मतलब नीला रंग देखने के लिए मतलब कहें तो इसकी क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो चूंकि इसमें और भी सारे रंग क्या होते हैं, बैगनी रंग भी क्या होता है, चूँकि देखिए बात समझिए, जो नीले रंग का और बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या है, कम होता है, जिससे इसका प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव। जैसे कोई चीज़ आ गया दोस्तों, है ना, कोई चीज़ यहाँ पर कोई चीज़ है, इससे कुछ आके टकरा गया। अब टकराने के बाद क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। तो जो बैगनी रंग होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो नीला रंग होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, ज़्यादा। तो देखिए बैगनी रंग और नीला रंग दोनों क्या होते हैं, वापस लौट जाते हैं। देखिए ध्यान से ये होता क्या है, बैगनी रंग और नीला रंग दोनों क्या होते हैं, वापस लौट जाते हैं। बैगनी रंग व नीला रंग दोनों क्या होते हैं, वापस लौट जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए चूँकि जो रंग जिस रंग का प्रकाश हमारे नेत्र तक आएगा दोस्तों, तो वही रंग क्या होता है, हमको दिखाई देता है। तो जो बैगनी रंग होता है, जो क्या होता है दोस्तों, नीला रंग होता है, वो हमको क्या होता है, दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो इसलिए आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। अब समझिएगा, आकाश नीला दिखाई देता है, ये बात सही है। ठीक है, अगर हम क्या करें, पृथ्वी के बीच से वायुमंडल को हटा दें, जैसे ये क्या है, पृथ्वी के बीच में क्या है, ये वायुमंडल है। अब हम इस वायुमंडल को ही साफ कर दें तो होगा क्या, जो प्रकाश किरण सूर्य से आ रही थी, ठीक है, वो सीधा कहाँ जाएगी, पृथ्वी पे आ जाएगी। इसको कोई रोकने वाला नहीं है, यानी इसका कोई वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, जब नहीं होगा प्रकीर्णन, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, वर्ण विक्षेपण नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये जो घटना है वर्ण विक्षेपण के कारण नहीं होगा, ये आपका घटना जो होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होगा। किससे होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर थोड़ा गलत है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण घटना होती है। अब देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन वही है ना, होता क्या है कि प्रकीर्णन मतलब क्या है, बिखराव। तो जो प्रकाश होता है धूल के कणों या वायु के कणों से टकरा कर क्या होती है, फैल जाती है वायुमंडल में, तो उस कारण क्या होता है, वो हमको दिखाई देता है। ठीक है, नीला दिखाई देता है। अब समझते हैं इसको, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है,
तो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। वर्ड विक्षेपण क्या है दोस्तों, तो इसको भी समझ लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण अब प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो जैसे श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म की ओर से गुजरता है, ठीक है, तो ये अपने घटक रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। जैसे जिस सूर्य में कई प्रकार के रंग हैं दोस्तों, तो सभी रंगों में क्या होता है, मतलब विभक्त हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। ठीक है, तो मानव नेत्र का जो कौन सा भाग का दान करने वाला दोस्तों, देखिए सबसे पहली बात करें तो मानव नेत्र का जो रेटिना है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पे। मानव नेत्र का जो व्यास होता है लगभग, एक गोलाकार होता है, तो लगभग इसका 2.3 सेमी इसका क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, और आयरिस की बात करें तो जो मानव नेत्र का रंग होता है वो निर्भर किस पे करता है, आयरिस पे। ठीक है, तो आयरिस जैसा होता है मानव नेत्र का रंग भी क्या होता है, वैसा ही होता है। आयरिस का एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होता है। ठीक है, यानी ये रंगीन होता है, तो किसी भी कलर का हो सकता है। तो यह जिस कलर का होगा वह आपका नेत्र वैसे ही दिखेगा। पुतली, आयरिस के मध्य में क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसे आप बोलते हैं पुतली, पुतली या नेत्र तारा। ठीक है, ये काम क्या है इसका, तो मानव नेत्र में जो प्रकाश जाता है उसको नियंत्रित करना इसका काम होता है। यानी अधिक प्रकाश में अपने आप को फैला देता है और कम प्रकाश में अपने आप को सिकुड़ा देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कार्निया। जो मानव नेत्र का दान करने वाला भाग होता है वो क्या होता है, कार्निया। यानी कार्निया को ही क्या किया जाता है, दान किया जाता है। ठीक है, तो किस राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्निया हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग किस परावर्तित किसी दर्पण से, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जब किसी दर्पण से, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग किरण परावर्तित होती है तो परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है, देखिए, तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसमें तरंगदैर्ध्य वही रहेगा, आवृत्ति वही रहेगी, वेग वही रहेगा, क्योंकि उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी वही रहेंगी, बाकी जो इसका बदलेगा वह बदल जाएगा, इसका आयाम। ठीक है, तरंगदैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवृत्ति जो होता है दोस्तों, इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद फिर हाँ, चींटियों और मक्खियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, चींटी और मक्खी इन दोनों में दोस्तों एक ही अम्ल पाया जाता है, वह अम्ल कौन सा होता है। देखिए, सबसे पहले बात करें नाइट्रिक अम्ल, तो ये नाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो देखिए जो फिटकरी होता है ना, फिटकरी, इसमें क्या होता है, फिटकरी इसमें पाया जाता है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, साइट्रिक अम्ल की बात करें तो एक किसमें पाया जाता है, तो जो साइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों, ठीक है, ये आपका मिलता है, साइट्रिक अम्ल जो मिलता है खट्टे फलों में मिलता है। किसमें, खट्टे फलों में मिलता है आपके साइट्रिक अम्ल, खट्टे फलों में। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करें एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल किस में मिलता है, तो जो एसिटिक अम्ल मिलता है दोस्तों, ये मिलता है आपके फलों के रसों में। फलों के रसों में कौन सा मिलता है, एसिटिक अम्ल मिलता है, फलों के रसों में मिलता है आपके एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। बात करें चींटी और मक्खियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फार्मिक अम्ल हो जाएगा। बात करें टार्टरिक अम्ल, कौन सा अम्ल है, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो जो टार्टरिक अम्ल होता है ये पाया जाता है दोस्तों इमली में। किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल। ठीक है, बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल जो पाया जाता है वो घास और पत्तियों में पाया जाता है। क्या, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल, बेंजोइक, बेंजोइक, ये घास और पत्तियों में पाया जाता है। किस, कौन सा अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछा जाता है कि इनमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो निम्नलिखित में से रक्त कणिकाएं में किस रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है किस रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में
केंद्रक नहीं पाया जाता है। फिर आपके WBC में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, WBC हो जाएगा। WBC में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे WBC में ही केंद्रक पाया जाता है। बात करें दोस्तों जो RBC यानी लाल रुधिर कणिकाएं, तो जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं दोस्तों, इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल होता है, एक सेकेंड दोस्तों, लाल चल क्यों नहीं रहे, 5 सेकेंड, ठीक। देखिए दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाएं यानी अगर बात करें तो इसको ऐसे शार्ट में लिख सकते हैं RBC, यानी जो RBC होता है दोस्तों, RBC इसका जो जीवन काल होता है 120 होता है। क्या होता है, 120 दिन होता है, ठीक है। RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। RBC जहाँ बनता है दोस्तों, वह बनता है अस्थि मज्जा में। क्या बनता है, अस्थि मज्जा में। और RBC जहाँ मरता है दोस्तों, ठीक है, उसे बोलते हैं, वहाँ जहाँ उसको बोलते हैं प्लीहा। कहाँ बोलते हैं, प्लीहा। तो पूछता है कि लाल रुधिर कणिकाओं का जो कब्रिस्तान है वो किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान, ठीक है। बात करें रुधिर में, तो रुधिर में लगभग दोस्तों जो 55% होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा हो गया। क्या होता है, प्लाज्मा। रुधिर का 55% कितना क्या होता है, प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा का दोस्तों इस प्लाज्मा का 90% तो सिर्फ क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, 90% सिर्फ क्या होता है, पानी होता है। 8% इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। और 1% इसमें क्या होता है, लवण होता है। तो ये चीज़ याद रखना है, प्लाज्मा का 90% क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, RBC का जो जीवन काल होता है ये क्या होता है, तो RBC का जो जीवन काल होता है यह 24 घंटा होता है, ठीक है। 24 घंटा होता है, क्या होता है, RBC का जीवन काल। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर कहा जाएगा WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, ये इसका कहा जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। WBC का जो कार्य है दोस्तों वो क्या है, बाहरी रोगाणु से शरीर का रक्षा करना होता है, WBC का काम होता है, ठीक है। चलिए, और प्लेटलेट्स का काम क्या है, रक्त के थक्का को जमाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रुधिर का जो कैंसर है इसका दूसरा नाम क्या है, आपसे पूछा गया है रुधिर के कैंसर का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, अगर बात करें रुधिर के कैंसर का, तो इसका दूसरा नाम एनीमिया क्या है दोस्तों, तो यह रक्त की कमी होती है दोस्तों। रक्त की कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं, एनीमिया होता है। और यह मैक्सिमम करके औरतों में होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है। क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ल्यूकेमिया रुधिर कैंसर का दूसरा नाम होता है, ठीक है। ब्लड कैंसर इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगर अगले क्वेश्चन को देखें दोस्तों आप, 1 सेकेंड, हाँ, हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्रदान होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हमारे शरीर की जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन सबसे अधिक किस में मिलता है, तो सबसे अधिक जो प्रोटीन मिलता है वह सोयाबीन में होता है। किस में होता है, सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है। उसके बाद किस में मिलता है, तो उसके बाद मिलता है दाल में, ठीक है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलेगा, सोयाबीन में। और उसके बाद क्या मिलता है, किस में मिलता है, दाल में मिलता है, ठीक है। विटामिन, देखिए प्रोटीन्स का काम क्या है दोस्तों, हमारे शरीर की वृद्धि में सबसे अधिक अगर सहायक जो है दोस्तों वह क्या है, प्रोटीन्स ही है, ठीक है। तो प्रोटीन का काम होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें आपका विटामिन के काम क्या है दोस्तों, तो जो विटामिन होते हैं दोस्तों यह हमारे शरीर के अंदर रोगाणु क्षमता उत्पन्न करते हैं, ठीक है। रोगों प्रति लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं विटामिन, ठीक है। तो अगर बात करें हमारे शरीर की जो ऊर्जा किससे प्रदान होता है दोस्तों, तो अगर आपको तत्काल ऊर्जा की ज़रूरत है दोस्तों तो आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं।
तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है दोस्तों वो किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो किससे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, विटामिन की बात करें तो विटामिन आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि कौन से विटामिन जो हैं दोस्तों वह जल में घुलनशील हैं। तो जो बी और सी है दोस्तों ये किसमें है, जल में घुलनशील हैं। और कौन से विटामिन त्वचा में घुलनशील हैं, तो जो ए हो गया दोस्तों, जो डी हो गया और जो ई हो गया और के हो गया, ये क्या है, वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन होता है, तो बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है दोस्तों, तो वो होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है रिकेट्स। इसमें क्या होता है, हड्डियां क्या होती हैं, कमजोर होती हैं, यानी लचीली हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसमें प्रजनन क्षमता की कम हो जाती है दोस्तों, यानी बांझपन का जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन के किस लिए महत्वपूर्ण है, तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है। तो रक्त का थक्का किससे जमता है, विटामिन ए से बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें देखें आपसे पूछा गया है एंजाइम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एंजाइम एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन ही होता है दोस्तों एंजाइम। ठीक है, एंजाइम क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। और तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 10 सवाल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और इसमें दोस्तों चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो आज के हमारे सवाल 10 थे दोस्तों, ये 10 सवाल हमने कर लिया। और फिर अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपको अगर दिक्कत हो तो अभी आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। इसमें अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम आपकी कमेंट का इंतज़ार करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपने अच्छी जो भी क्वेश्चन थे दोस्तों आपने देख लिया। अब यहाँ पर रक्त के संबंधित आपने बहुत सारी चीज़ें देख लिया। रक्त में जो WBC है दोस्तों इसमें सिर्फ केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी भी अच्छा WBC का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, WBC में जो केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसका होता है, प्लाज्मा का ही होता है। उसके बाद लाल रुधिर कणिकाएं का, उसके बाद श्वेत रुधिर कणिकाएं का। सबसे कम मात्रा किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। रक्त के काम की बात करें तो रक्त का काम क्या क्या है दोस्तों, है ना, तो जो ग्लूकोज होता है दोस्तों, ठीक है, हार्मोन्स का परिवहन भी कौन करता है, रक्त करता है। फिर ग्लूकोज का परिवहन भी कौन करता है, रक्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाने का काम, फिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फेफड़े तक आने का काम, ये सारा काम किसका है दोस्तों, रक्त का ही है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम भी किसका है, रक्त का है। तो रक्त का बहुत सारा काम है दोस्तों। जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन यानी पसीने के रास्ते से निकालना, ये भी किसका काम है, रक्त का काम है। ठीक है, तो रक्त हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न आप कह सकते हैं अंग है दोस्तों। इसमें अच्छा हमारे शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है दोस्तों, तो हमारे शरीर में सबसे अधिक दोस्तों 65% तक क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, है ना। कौन सा तत्व पाया जाता है, 65% क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आगे हमने क्या क्या देखा। देखिए आपको पता है, आपने सारी चीज़ें फार्मिक अम्ल किस में पाए जाते हैं, चींटी में पाए जाते हैं। एस्टिक अम्ल आपको पता ही है दोस्तों, खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। फलों के रसों में पाए जाते हैं। एस्टिक अम्ल किस में पाए जाते हैं, फलों के रसों में। साइट्रिक अम्ल आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल आपके फिटकरी में पाए जाते हैं। साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। एस्टिक अम्ल आपके फलों के रस में पाए जाते हैं। ठीक है, फार्मिक बेंजोइक अम्ल आपको पता है घास में पाए जाते हैं। घास हो, पत्ती हो, हरे पत्ती हो, इसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, बेंजोइक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया। उसके बाद दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए
दर्पण से कोई प्रकाश तरंग किरण का परावर्तित होती है तो परिवर्तन आयाम होता है। जैसे परावर्तन क्या होता है, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चल करके और किसी चिकने या पालीदार तल से टकराती है तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो इस परावर्तन में क्या होता है कि जो आयाम होता है वो बस चेंज होता है, बाकी सब वैसे ही रहता है, उसका तरंगदैर्घ्य भी, वेग भी और सब। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन थे दोस्तों, हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, मानचित्र का ये बात है दोस्तों। ठीक है, मानचित्र में जो द्रव, दो तरह के द्रव भरे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है मानचित्र पे। तो याद रखिएगा, मानचित्र पे जो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वह बनता है पीत बिंदु पे। कहाँ बनता है, पीत बिंदु पे बनता है सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी, मानचित्र पे सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीत बिंदु पे बनेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, मानचित्र पे एक ऐसा बिंदु होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं अंध बिंदु। यहाँ प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है या सीधा बनता है। तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पे क्या बनता है, उल्टा बनता है। मस्तिष्क हमको आभास दिलाता है कि ये प्रतिबिंब, इसका रंग क्या ऐसा है, और इसको सीधा बनाने का काम करता है मस्तिष्क। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छी तरह से आपको समझ पाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।